जय हिंद। दर्शना कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरलों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड बारेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ लिया है, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा ताकि ये बढ़िया से हम लोग समझ पाए, ठीक है। क्योंकि उसके कार्यों को ही आगे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे इन गवर्नर जनरलों ने आगे बढ़ाया, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आगे बढ़ाया, ठीक है। तो लॉर्ड बारेन हेस्टिंग जो था उसका कार्यकाल थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं उसके बारे में। 72 से लेकर के 74 तक वो बंगाल का अंतिम गवर्नर था और 1774 से वो 1785 तक बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रहा। और उसी के कार्यकाल के समय में 1784 में एक एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें एक बोर्ड का गठन हुआ था, BOC। उसी के विरोध में, पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र दे करके जब यह ब्रिटेन गया तो ब्रिटेन में इसके ऊपर महाभियोग लगाया गया एक अंग्रेज वर्ग के द्वारा। बाद में खैर ये अपने सभी दोषों से मुक्त हो गया और आनन फानन में तुरंत इसका पद जो खाली हुआ था, तो जो डायरेक्टर थे, जो कंपनी को संचालित करते थे, जो ब्रिटेन में बैठते थे, COD वाले, उन लोगों ने एक अस्थायी गवर्नर जनरल बंगाल के लिए चुना जिसका नाम था सर जॉन मैकफर्सन। नोट कर लीजिएगा, खैर इससे क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन क्रम में जानने के लिए नोट कर लीजिए, सर जॉन मैकफर्सन, ठीक है। इस 1785 से लेकर के और 86 तक रहा और अस्थायी गवर्नर जनरल रहा। क्या? अस्थायी, ठीक है। उसके बाद से 1786 से लेकर के और 93 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस रहा और इसी के बारे में हम लोग को आज विधिवत पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो नोट कर लीजिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 तक रहा। और दूसरा जो इसका कार्यकाल था, 1805 में फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना और इसी साल इसकी भारत में ही मृत्यु हो गई, ठीक है। भारत में मृत्यु हो गई, वो भी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले, ठीक है। और गाजीपुर में इसकी समाधि स्थल बनाई गई। अब यहीं से क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का समाधि स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाई गई थी? 4 ऑप्शन दे देगा, बलिया, गाजीपुर, बनारस, आजमगढ़, ठीक है। या ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि वह कौन सा गवर्नर जनरल था बंगाल का जिसकी समाधि स्थल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। अब इसका जो कार्यकाल था 1786 से 93, ठीक है। इससे पहले के इतिहास को इसके जानते हैं तो ये इसका जन्म जो था, ये बारेन हेस्टिंग से 6 साल छोटा था, यानी कि 1738 में हुआ था। और अमेरिकन क्रांति जब चल रही थी, ठीक है, तो अमेरिकन क्रांति के दौरान ये ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था और उस समय एक यॉर्क टाउन जगह है, वहीं पर इसे अमेरिकनों ने चारों तरफ से घेर लिया था। उस समय यह यही सोचा कि लागत है कि अब जान बाँची ना, और तुरंत ये आत्मसमर्पण हो गया, यानी घुटने टेक दिया, शस्त्र रख दिया और दंडवत हो गया। किसी तरह से इसकी जान बची और वहाँ से फिर ब्रिटेन आया। उसके बाद से जो डायरेक्टर थे इसके पास बंगाल का गवर्नर जनरल बनने का प्रस्ताव रखे। इसको फिर एक बार यॉर्क टाउन याद आया, लेकिन फिर भी ये कहा कि ठीक है, मैं गवर्नर जनरल बनूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये बोला कि गवर्नर जनरल के साथ साथ मुझे सैनिक अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। और दूसरा इसने कहा कि जो परिषद है गवर्नर जनरल की, उसके ऊपर निर्णय लेने का अधिकार, यानी कोई विशेष परिस्थिति में मैं उसके ऊपर निर्णय ले सकूं। और दोनों अधिकारों को डायरेक्टरों द्वारा दे दिया गया और उसे 1786 के एक्ट के तहत इन अधिकारों को दिया गया, ठीक है। 1786 का आप एक्ट पढ़ेंगे तो ये दोनों बातें लिखी गई हैं। अब ये जब अधिकार इसको मिल गया और फिर ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है। बनने के बाद मैं बताया कि बारेन हेस्टिंग जो कार्य किया था उसी को ये आगे बढ़ाया था, ठीक है, जो फिर 1857 तक चलता रहा है इसका किया हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इसने प्रशासनिक सुधार किया। अब इसके सुधारों को हम देखेंगे प्रथम कार्यकाल में जो 1786-93 में रहा, ठीक है। तो इसमें इसके प्रशासनिक सुधार नोट कर लीजिए, प्रशासनिक सुधार इसने क्या किया। अब उस समय
जो ब्रिटिश प्रशासन था भारत में 3 स्तंभों पे रुका हुआ था। ठीक है, इसका जो प्रमुख 3 स्तंभ थे, पहला नागरिक सेवा, नागरिक सेवा, ठीक है, जिसे सिविल सर्विस बोला जाता है, सिविल सर्विस, ठीक है, और दूसरा जो था सेना, ठीक है, और तीसरा पुलिस, ठीक है, और इसमें इसे नागरिक सेवा का भी जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है, और पुलिस सेवा का भी जन्मदाता, माने पुलिस का भी जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, तो इसे नागरिक सेवा का जन्मदाता क्यों कहा जाता है? कई बार एक क्वेश्चन आया है कि नागरिक सेवा का जन्मदाता कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। पुलिस सेवा का जन्मदाता कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो नागरिक सेवा का जन्मदाता इसे क्यों कहा जाता है? अब देखिए, जब कंपनी व्यापार के लिए आई थी तो उस समय उसके जो कर्मचारी थे वही सब कुछ करते थे। जब कंपनी 1757 का प्लासी का युद्ध बंगाल में जीती, 1764 का बक्सर का युद्ध जीती, तो उसके बाद यह एक क्षेत्रीय शक्ति बन गई, जिसमें हम लोग देखे थे कि 1765 में द्वैध शासन लागू हुआ था। ठीक है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस लागू किया था। और द्वैध शासन में हम लोग ये भी पढ़े थे कि बहुत लूटपाट हुई, यानी कि यही जो कर्मचारी थे, ठीक है, तो स्टार्टिंग से इनका वेतन बहुत कम था, जो मेहनत ताना मिलता था, मजदूरी मिलती थी, बहुत कम थी, लेकिन इन्हें निजी व्यापार का छूट था और निजी व्यापार से ही ये खूब पैसा कमाते थे। ठीक है, जब ये क्षेत्रीय शक्ति बन गई तो इनके पास अधिकार आ गया। अब अधिकार आ गया तो ये जितने भी शासक थे उनका भी शोषण करते थे, जो व्यापारी थे उनका भी शोषण करते थे, उपहार लेते थे, रिश्वत लेते थे, वैसे पैसा कमाने लगे, वैसे ही पैसा कमाने लगे। और जब यह ब्रिटेन में जाते थे तो इन्हें नवाब कह करके चिढ़ाया जाता था। नवाब मीन्स भ्रष्टाचार का द्योतक। लेकिन जब फिर वारेन हेस्टिंग आया 1772 में तो द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। और उसने भी इस भ्रष्टाचार को रोकने का कार्य किया कर्मचारियों द्वारा, जो भ्रष्टाचार किया जा रहा था। कॉर्नवालिस भी, लॉर्ड क्लाइव भी किया, लेकिन ये लोग उतना सक्सेस नहीं हुए, थोड़ा बहुत रोक पाए। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, वो देखा और देखने के बाद से सबसे पहले इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया। और वो महसूस किया जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, उन्हें रिश्वत लेना, निजी व्यापार, इन सब पे प्रतिबंध लगा दिया। और महसूस किया कि इनका वेतन बहुत कम है, तो उसने सभी कर्मचारियों को, जो अब प्रशासनिक अधिकारी बन गए थे, इनका वेतन बढ़ा दिया। ठीक है, जिसमें अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो उसमें कलेक्टरों का वेतन प्रत्येक माह या 1500 कर दिया, 1500 प्रत्येक माह कलेक्टरों का वेतन कर दिया। और उसके बाद से उन्हें जो राजस्व वसूली करते थे अपने क्षेत्र का, उसका 1% दे दिया उनको, कि 1% देंगे। और उसके बाद से उनकी जो पदोन्नति थी वो सीनियरिटी से कर दिया, कि जो सीनियर रहेगा वही ऊंचे पद पर जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार रोकने का उपाय किया था। ठीक है, और ये सिस्टम हमेशा आप देखेंगे तो 1853 तक बना रहा। ठीक है, इसमें भारतीय नहीं आते थे, भारतीयों को नहीं मौका मिलता था। 1853 में जब ये प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर कंपनी के पदों को भरा जाने लगा 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, तो उसमें आप देखेंगे कि फिर एक प्रथम भारतीय जो आईसीएस बने थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर, वो बने। ठीक है, तो ये आईसीएस, इसी के कारण इसको नागरिक सेवा का जनक बोला जाता है, क्योंकि ये रेगुलरिटी कर दिया, पेमेंट दे दिया। ठीक है, और यह पूरे विश्व की सबसे सुंदर नागरिक सेवा बन गई। ठीक है, अब उसके बाद सेना, दूसरा सेना। अब सेना में जो बड़ा पद था वो अंग्रेजों के पास था। ठीक है, यूरोपीय अधिकारी होते थे। और जो छोटे पद थे जहाँ पे इनके बस का नहीं था, ठीक है, कि उतने कर्मचारी लाना, क्योंकि ब्रिटेन की जनसंख्या भी उतनी नहीं थी कि उतना सैनिक ला करके भारत को कंट्रोल किया जाए, तो भारत से ही सैनिकों को भर्ती कर लेते थे और इन्हीं को पेमेंट भी देते थे, और प्लस इनको ट्रेनिंग भी आधुनिक तरीके से इनके अधिकारियों द्वारा दिलवाया जाता था। और
उसमें 1857 के क्रांति के समय ही इनकी जो सेना थी उसमें लगभग 3,10,000 के करीब स्टेज में 2,65,000 भारतीय थे सैनिक, ठीक है। और ये सैनिकों के अंदर भी कोई राष्ट्रीय भावना नहीं रहती थी, ठीक है। जो ज़्यादा पेमेंट देता था वो अपने पास रख लेता था, तो ये लोग पेमेंट देने लगे, रेगुलर पेमेंट जो भारतीय शासक नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो सेना का भी ये लोग खूब विस्तार किए, क्षेत्र विस्तार कर रहे थे, सेना की जरूरत पड़ रही थी, सेना का विस्तार कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद से पुलिस, अब पुलिस का जन्मदाता जो इसे बोला जाता है, इससे पहले जमींदार के लोग पुलिस का कार्य करते थे गाँव में। तो इसने क्या किया कि पूरे जो क्षेत्र था उसमें 400 वर्ग मील में एक दरोगा और कुछ सिपाही बैठा दिया, ठीक है। एक तरह से थाने का आविष्कार कर दिया। और गाँवों की जो सुरक्षा थी वो चौकीदार करते थे, जिनको ग्रामीण द्वारा ही पैसा दिया जाता था, ठीक है। और जो नगर थे, नगरों में जो मजिस्ट्रेट रहते थे, कलेक्टर जो रहते थे, वो लोग देखते थे वहाँ का पुलिस का कार्य, ठीक है, उन्हीं के अंडर में चलता था। वो लोग भी भ्रष्ट टाइप के थे, तो उनको भी बोला कि कोई भी डकैती होती है तो जो नगरीय पुलिस थी, नगर में जो पुलिस थी, उनको बोला अगर वो पकड़ते हैं तो उनको उपहार देने लगा, ठीक है, उनको इनाम देने लगा। अब जिसके कारण ये सब कम हो गया, ठीक है। और पुलिस का जन्मदाता इसलिए कहा जाता है, एक थोड़ा सा रोचक बात है कि इस समय जब भारत में पुलिस की व्यवस्था इसने किया, उस समय ब्रिटेन में पुलिस व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए इसे पुलिस का भी जन्मदाता कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। तो ये तो प्रशासनिक सेवा के 3 स्तंभों के बारे में हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद से आप लोग नोट करिए न्यायिक सुधार। क्या नोट करेंगे? न्यायिक सुधार। तो न्यायिक सुधार में ये क्या किया, अब इसे जब डायरेक्टर भेजे बंगाल का गवर्नर जनरल बना करके, इसे इन्हें जिसको भी भेजते थे उसको खूब बढ़िया समझाते थे कि देखो उस्ताद, जाना है तो ये करना है, ठीक है। यानी कि बताते थे कि कंपनी का जो इनकम है, पहला उनका किसी से भी कहना था, जो जिसको भी बनाकर भेजते थे बंगाल का गवर्नर या गवर्नर जनरल, कि कंपनी का इनकम जो है वो आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए, यानी टारगेट के रूप में आपके आंखों के सामने होना चाहिए, ठीक है। प्लस जिला की शक्ति पूरा कलेक्टरों के हाथों में दे दो। और यही ये किया। जैसे ही आया तो 1787 में इसने किया, 1786 में आया था, 1787 में इसने क्या किया कि जिला की जो शक्ति थी वो कलेक्टर के हाथों में कर दिया, कलेक्टर के हाथों में कर दिया, ठीक है। अब इसको दीवानी मामले भी देखने थे। क्या देखने थे? दीवानी मामले, यानी दीवानी मामले, न्याय, ये सब। उसके बाद फौजदारी मामले भी देखने थे, लेकिन जो न्याय था कुछ ही फौजदारी मामलों में ये न्याय दे सकता था, ठीक है। तो प्रत्येक जिलों में क्या किया, कलेक्टर बैठा दिया, कलेक्टर बैठा दिया, ठीक है। अब उसके बाद से इसने अनुभव किया कि जो जिला दीवानी अदालत थी जिसको वारेन हेस्टिंग ने बनाया था, उसका प्रमुख अधिकारी तो कौन होता था? कलेक्टर होता था। लेकिन जिला जो फौजदारी अदालत थी, जो हिंदू और मुस्लिम लॉ चलती थी, वहाँ पे कोई ना कोई भारतीय अधिकारी होता था। ये भारतीयों से बहुत चिढ़ता था, ये नहीं चाहता था कि कोई भी भारतीय ऊंचे पद पर आए, यानी 500 पाउंड से ऊपर वार्षिक ऊपर वाले को नहीं देता था, माने उससे ऊपर इनकम जो होगा 500 पाउंड से ऊपर वार्षिक पेमेंट पर किसी को नहीं रहता, भारतीय को रखता था। 500 पाउंड से नीचे अगर वार्षिक इनकम रहेगा उसी पदों पे रखता था। यानी कि जो लोग इसको उपलब्ध नहीं होते थे ब्रिटेन से, जो कर्मचारी, वही कर्मचारी पद भारतीयों को मिलता था। सेना में सूबेदार से ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। ये जो एसडीएम तक अधिक से अधिक जा सकते थे, ठीक है। पुलिस में आपके देखेंगे तो दीवान, यही दरोगा, ये सब इनको बनाया जाता था, तो बहुत कम हो किया जाता था। अब ये देखा कि फौजदारी जो मामला है, जिला फौजदारी अदालत, उसका भारतीय अधिकारी है, तो इसके दिमाग में आया कि इसको कैसे हटाया जाए। तो ये सोचा कि न रहेगी बांस न बाजेगा बांसुरी, और इसने पूरा जिला फौजदारी अदालत को ही समाप्त कर दिया, जिला फौजदारी अदालत को ही समाप्त कर दिया,
ठीक है, 1790-92 के बीच में। और फौजदारी अदालत की जगह पे 4 भ्रमणशील अदालत बना दिया, 4 भ्रमणशील अदालत, ठीक है। और ये 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए, ठीक है। उसके बाद से जो 4 भ्रमणशील अदालत बनाया, ठीक है, ये जो कर्नवालिस कोड लाया, ये क्या लाया, कर्नवालिस कोड। 1793 में ये अपने नाम से कर्नवालिस संहिता बनाया, ठीक है, कर्नवालिस संहिता। अब इसमें जितना भी सुधार ये किया था इसी को कर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया था, जितना सुधार किया था उसे ही कर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया था, ठीक है। अब इसमें ये देखा कि ये जो कलेक्टर हैं ये दीवानी मामला भी देख रहा है, फौजदारी भी कुछ मामले देख रहा है, ठीक है। और जो फौजदारी के बड़े मामले थे उसको भ्रमणशील अदालतें देखती थी, जो 4 भ्रमणशील अदालतें थी ये देखती, प्रत्येक जिले में जाती थी और वहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट या नगर मजिस्ट्रेट से पूछती थी कि कौन सा फौजदारी मामला पेंडिंग है, ठीक है, तो उसको ये निपटाती थी। और इसके अधिकारी अब कौन होता था, वो यूरोपीय होता था, ठीक है। अब ये देखा कि ये जो कलेक्टर है दीवानी फौजदारी मामले जो देख रहा है, ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए कि कोई कर भी वसूली करता था राजस्व वाला, तो उसमें चाहे दीवानी मामले में कोई भ्रष्टाचार करता है तो ये अपने खिलाफ निर्णय कैसे देगा, कोई अपने ही गलती करेगा तो अपने खिलाफ न्याय कैसे देगा। और इसमें कहीं ना कहीं जो किसान है भारतीय या जो जमींदार हैं उन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, ठीक है, या वो लोग इससे संतुष्ट नहीं होंगे, वो लोग संतुष्ट नहीं होंगे। तो उसने क्या किया कि कलेक्टर को बोला कि तुम सिर्फ कलेक्ट करो क्या कर, सिर्फ कलेक्ट करो कर। और जो न्यायिक मामले थे, दीवानी न्यायिक मामले, इसके जगह पर इसने एक पद का सृजन कर दिया। कौन सा पद बना दिया, न्यायाधीश। यानी कि न्यायाधीश पद का सृजन किसने कर दिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। एक अलग पद ही बना दिया, अलग पद बना दिया कि अब न्याय का कार्य जो है कौन करेगा, न्यायाधीश करेंगे, ठीक है। इसे ही कॉर्नवालिस संहिता के तहत जो न्यायाधीश बनाया, और इस संहिता जो एक कॉर्नवालिस की संहिता थी पहले से ही, इसको बोला जाता है कि शक्तियों के पृथकीकरण पर आधारित थी, शक्तियों के पृथकीकरण। अब यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा है ना, शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत पर कार्य कर रहा था कौन, कॉर्नवालिस संहिता, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को पृथक्करण आ रहा है, अलगाव। न्यायाधीश का जो न्यायिक व्यवस्था का पावर है न्यायाधीश को दे दिया गया, कलेक्टर को सिर्फ कर कलेक्ट करिए, ठीक है, बांट दिया गया, इसके पावर को डिवाइड कर दिया गया ना, तो ये हुआ। अब उसके बाद इसने क्या किया कि जितना भी जो दीवानी मामले थे उसके लिए भी इसने न्यायपालिका बनाया, ठीक है, उसका एक श्रेणी बना दिया, ठीक है, कि श्रेणीबद्ध करके जो दीवानी न्याय थे उसको रखा। तो उसमें श्रेणीबद्ध ये कैसे किया कि देखिए जो 50 रुपये तक के मैटर हैं, ये बोला कि जो 50 रुपये तक के मैटर हैं। अब देखिए जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था कि जिला दीवानी अदालत, जिला फौजदारी अदालत, और उसके ऊपर सदर दीवानी अदालत, सदर फौजदारी अदालत। तो इसी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये क्या किया कि उससे नीचे जिला जो दीवानी अदालत से नीचे जैसे 50 रुपये तक के मामले कौन देखेगा, इसने बना दिया एक मुंसिफ अदालत, ठीक है, मुंसिफ अदालत। अब मुंशी से पता चल रहा आप लोग को कि कोई ना कोई भारतीय इसका अधिकारी होगा, ठीक है। और उसके बाद से जो 50 रुपये से ऊपर और 200 रुपये तक के मामले देखेगा उसे रजिस्ट्रार अदालत, रजिस्ट्रार अदालत, क्लियर है। और यहाँ पे कौन रहेगा, कोई यूरोपीय अधिकारी होता था, यूरोपीय अधिकारी। और ये दोनों का जो ऊपर में था, ये दोनों अपील कर सकते थे, मुंशी व रजिस्ट्रार। ये जिला दीवानी अदालत को, जिला दीवानी अदालत, ठीक है। और जिला दीवानी अदालत 200 रुपया से ऊपर यानी कि 500 रुपये तक के मामले यह देख सकता था, ठीक है। और दीवानी
जो जिला दीवानी अदालत थी, और इसके ऊपर इसने फिर क्या बना दिया कि 4 प्रांतीय अदालत, 4 प्रांतीय अदालत, ठीक है। 3 बंगाल के लिए, 1 बिहार के लिए। बंगाल में कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, और बिहार के लिए में पटना, ठीक है। ये जो थे प्रांतीय अदालत, इसका निरीक्षण करते थे, इसकी देखरेख जिला दीवानी अदालत का। और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या कोई भी न्याय में गड़बड़ी होती थी तो ये फिर क्या करते थे, सदर दीवानी अदालत को बताते थे, सदर दीवानी अदालत, ठीक है। और कई बार तो ये इनके कहने पर सदर दीवानी अदालत ये जिला जो दीवानी अदालत के न्यायाधीश को भी हटा सकता था, ठीक है। तो ये जो मैटर था 4 प्रांतीय अदालत, सदर दीवानी अदालत, ये 1000 रुपये तक के मामले को देखते थे, ठीक है। और 1000 से ऊपर अगर 5000 रुपये तक के मामले हैं तो यहाँ पर फिर आपका एक अदालत इसके ऊपर थी, ठीक है। अदालत के इसके ऊपर जो निर्णय करते थे, जो परिषद के सम्राट, परिषद काउंसिल जो सम्राट थे, परिषद सम्राट, ठीक है। तो ये देखिए क्रम बना दिया ना, श्रेणीबद्ध कर दिया कि निचले 50 रुपये तक के मामले कौन देखेगा, 200 तक के मामले कौन देखेगा, ठीक है। ये दीवानी मामलों का किया। और उसके बाद से ये भी किया कि जितने भी अगर ब्रिटिश अधिकारी भी हैं, अगर वो कलकत्ता छोड़ करके किसी भी दूसरे ज़िले में कार्य कर रहे हैं तो वो भी इन अदालतों की अधीनता स्वीकार करेंगे, यानी कि इनके नियम कानूनों को मानेंगे, नियम सबके लिए समान होगा। यानी इसने सोवरेनिटी ऑफ लॉ यानी कानून की सर्वोच्चता स्थापित किया, ठीक है। ये तो दीवानी मामले थे। अब इसके बाद इसने फौजदारी मामलों में भी सुधार किया, ठीक है। फौजदारी मामलों में क्या सुधार किया कि पहले जो था फौजदारी मामले में हिंदू और मुस्लिम दोनों लॉ चल रहे थे, ठीक है। और हिंदू मुस्लिम दोनों लॉ चल रहे थे तो उसमें था कि अगर मान लीजिए कि कोई अपराध करता है, किसी की हत्या ही कर देता है, तो हत्या कर देता तो उसके हथियार, ठीक है, और उसके ढंग पर जोर दिया जाता, तो उसके हिसाब से सज़ा दी जाती थी, हथियार और ढंग के आधार पर। तो ये उसको प्रतिबंधित कर दिया, बोला कि उसकी भावनाओं के आधार पर सज़ा होनी चाहिए, ठीक है, भावनाओं के आधार पर। और दूसरा, जो लोग इसका जैसे कि गवाही का था कि अगर मान लीजिए हाँ अगर किसी की हत्या हो गई तो हत्या होने के बाद से जो परिजन उसके हैं वो सज़ा निर्धारित करते थे, यानी वो कहेंगे तो अंग विच्छेद भी किया जा सकता है, अंग काटा जा सकता है, तो उसको भी ये प्रतिबंधित कर दिया। अब बोला कि इसके जगह पे कड़ी से कड़ी सज़ा होगी, ठीक है, और जो भी निर्णय होगा ये न्यायपालिका करेगी, ठीक है। अब थोड़ा सा मुस्लिम लॉ में गड़बड़ी था कि जो अगर किसी मुस्लिम की हत्या होती है तो वहाँ पे किसी दूसरे धर्म का विटनेस नहीं बनेगा, गवाह नहीं बनेगा, तो इस पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया, इस पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया कि जिसके सामने हो रहा है कोई भी गवाह किसी भी धर्म का है गवाही दे सकता है। तो ये तो फौजदारी मामलों में भी ये चेंजिंग किया, ठीक है, इसलिए इस तरह से न्यायिक सुधार किया। अब न्यायिक सुधार के बाद, ठीक है, न्यायिक सुधार हम लोग ने देख लिया, अब कर सुधार हम देखेंगे, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। और कर सुधार, कर संबंधी सुधार नोट कर लीजिए, कर संबंधी सुधार, ठीक है। और कर संबंधी सुधार में क्या किया कि जो इसका जो प्रांत था, ठीक है, प्रांतों को राजस्व क्षेत्रों में विभक्त कर दिया, प्रांतों को जो प्रांत थे इनको क्या कर दिया, राजस्व क्षेत्रों में विभक्त कर दिया, ठीक है। और प्रत्येक राजस्व क्षेत्र में एक कलेक्टर बैठा दिया, कलेक्टर, ठीक है। और इनकी संख्या जो 36 थी, 36 से घटा करके क्या कर दिया, 32, 36 से घटा करके 23 कर दिया, ठीक है। और इनके ऊपर जो राजस्व समिति थी
का नाम बदल करके इसने क्या कर दिया, राजस्व समिति का नाम बदल करके राजस्व बोर्ड कर दिया। ठीक है, यही राजस्व बोर्ड इनका निरीक्षण, कार्यों को निरीक्षण करता था, कलेक्टर के कार्यों को निरीक्षण करता था। ठीक है, और इस तरह से फिर जो बंगाल में भूमि कर का सुधार किया गया, ठीक है, उसको भी हम लोग देख ले हैं। नोट कर लीजिए, बंगाल में भूमि कर सुधार। ठीक है, तो बंगाल में भूमि कर सुधार में क्या किया, देखिए जब वारेन हेस्टिंग आया था तो वारेन हेस्टिंग क्या किया था, 1772 में ये 5 वर्ष के लिए पूरे जमीन को नीलामी पे लगा दिया था। ठीक है, 5 वर्ष के लिए। फिर ये 1777 जब हो गया, 5 वर्ष में 1777, फिर यहाँ से 1 वर्ष के लिए कर दिया। ठीक है, और यही चलते रहा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तक, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तक। ठीक है, अब लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या किया कि इसी पर जो बंगाल की भूमि थी, इसके कर को अस्थाई बनाने के लिए, ठीक है, इसने क्या किया कि एक मीटिंग बुलाई। ठीक है, एक मीटिंग बुलाया और उस मीटिंग में लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्वयं था। ठीक है, और उसके बाद से एक व्यक्ति, जो दूसरे व्यक्ति थे, ये जो राजस्व बोर्ड था, राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष थे सर जॉन शोर, सर जॉन शोर। ठीक है, तो सर जॉन शोर थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, और उसके बाद से फिर आप देखेंगे तो एक अभिलेखपाल थे जिनका नाम था जेम्स ग्रांट, अभिलेखपाल जेम्स ग्रांट। ठीक है, 3 लोग इस मीटिंग में थे। यही लोग बंगाल की भूमि पर विचार कर रहे थे कर का। ठीक है, कि भूमि को अस्थाई किया जाए या क्या किया जाए। ठीक है, इसी पर चर्चा जो चल रहा था, और चर्चा में 3 चीज़ें पर चर्चा हो रहा था। पहला कि ये जो भूमि कर व्यवस्था है ये किसके साथ किया जाए, यानी कि जमींदार के साथ किया जाए या किसान के साथ किया जाए। ठीक है, सर जॉन शोर जमींदार के साथ था और जेम्स ग्रांट चाहता था किसानों के साथ यह व्यवस्था किया जाए बंगाल में भूमि कर का। ठीक है, और सर जॉन शोर, ठीक है, एक तो ये था किसके साथ किया जाए, तो दोनों बट गए, दोनों का विचार बट गया। अब दूसरी थी कि कितना टैक्स लिया जाए, दूसरी बात, और तीसरी बात पर जो विचार होना था कि इसे अस्थाई किया जाए या अस्थाई किया जाए। अब सर जॉन शोर बोला कि जमींदारों के साथ यह व्यवस्था किया जाए और इसे 10 वर्ष के लिए मात्र किया जाए, क्योंकि अभी जमीन का माप, जैसे कि उसको मापा नहीं गया है। ठीक है, तो जमीन को 10 वर्ष के लिए मात्र दे दिया जाए। और जेम्स ग्रांट का कहना था कि यह किसानों के साथ किया जाए। ठीक है, किसानों के साथ किया जाए। ठीक है, और ये बोला था सर जॉन शोर 10 साल के लिए कह रहा था। ठीक है, इसके बाद से आप देखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ये खुद जमींदार का लड़का था, तो ये सर जॉन शोर के विचारों से सहमत था कि जमींदार के साथ ही करना ठीक होगा, क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे, उनके साथ करना आसान नहीं होगा। तो इसका साथ दिया। ठीक है, उसके बाद से था कि कितना कर लिया जाए, तो सर जॉन शोर का कहना था कि जो अभी पिछले वर्ष में वसूली जो हुई है उसी को लागू किया जाए। और जेम्स ग्रांट का कहना था कि जो 1765 में कर वसूली हुई थी वही लिया जाए। तो इनमें लॉर्ड कॉर्नवालिस सर जॉन शोर के विचारों से ही सहमत था। और 1790 में, ठीक है, जमींदारों के साथ यह डील किया गया और 10 वर्ष के लिए किया गया। लेकिन 1793 में फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो COD थे, यानी डायरेक्टरों को ब्रिटेन में लेटर लिखा और बोला कि 10 वर्ष का समय बहुत कम होता है, तो इसको अस्थाई कर दिया जाए। ठीक है, और इस तरह से अस्थाई हो गया। ठीक है, और ये भी हुआ कि ये अब अपने बच्चों को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, खेत को बेच सकते हैं। ठीक है, और इनकी अब प्रॉपर्टी हो जाएगी भूमि। ठीक है, अब इससे लॉर्ड कॉर्नवालिस यही चाह रहा था कि जो
इनको अस्थाई अगर जमींदार बनाया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हमेशा सहायक होंगे। और यही देखा गया, ठीक है, कि जो ब्रिटेन में जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड का स्थापना हुआ था तो जो उच्च वर्ग था वो समर्थन किया था सरकार का, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही देख रहा था कि ये समर्थक हमारे होंगे जमींदार, और जमींदारों ने भी इसे 1857 की क्रांति में बंगाल में अंग्रेजों के साथ खड़े थे, ठीक है। और एक ये भी हो गया कि दो वर्ग में भारत यहाँ बट गया, एक जमींदार वर्ग और दूसरा जो है मजदूर किसान वर्ग, ठीक है। तो ये अस्थाई बंदोबस्त था। तो अभी हम लोगों ने कर्नवालिस के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसमें हम लोगों ने प्रशासनिक सुधार देखा, प्रशासनिक सुधार के बाद फिर क्या देखें, न्यायिक सुधार, ठीक है। उसके बाद से फिर कर व्यवस्था को देखें, जो कर में सुधार हुआ, और उसके बाद से फिर अस्थाई बंदोबस्त, ये कर व्यवस्था में ही अभी देखें। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यापारिक सुधार, ठीक है। तो इसको नोट करिए, व्यापारिक सुधार। नोट कर लीजिए, व्यापारिक सुधार, ठीक है। अब व्यापारिक सुधार में क्या था कि जब से राजस्व बोर्ड बना था, ठीक है, उसके बाद से राजस्व बोर्ड जब से बना था, जो व्यापार था, ठीक है, तो व्यापार में जो था कंपनी का जो माल था, ठीक है, कंपनी का माल आप देखेंगे तो घाटे में जाता था। धीरे धीरे जो कर्मचारी थे ये अपना भी व्यापार करते थे, ठीक है, और उनका माल फायदे में रहता था। इसको कर्नवालिस नोट किया और उसने सबसे पहले इसके लिए जो व्यापार के लिए बोर्ड बनाया गया था, व्यापारिक बोर्ड, कौन सा, व्यापारिक बोर्ड, इस पर ध्यान दिया, ठीक है, कि व्यापारिक बोर्ड के जो सदस्य थे, ठीक है, ये लोग क्या करते थे कि कंपनी का माल चाहे यूरोपीय या भारतीय ठेकेदारों से लेते थे, और वो लोग क्या करते थे कि जो खराब माल था, यानी घटिया किस्म का माल कहा जा सकता है, जो खराब माल को ये लोग क्या करते थे कि खरीद करके और कंपनी को दे देते थे, ठीक है, और कंपनी से ज़्यादा पैसा ले लेते थे। और उसमें ये व्यापार बोर्ड के जो सदस्य थे, 11 सदस्य थे, ये लोग उन ठेकेदारों से उसके लिए कमीशन ले लेते थे। इसलिए कंपनी का जो माल था घाटे में बिकता था, और जो निजी व्यापार करते थे यूरोपीय, इनका माल महंगा बिकता था, इनको लाभ होता था, इस कंपनी को घाटा हो रहा था। इसी को ध्यान देकर के सबसे पहले व्यापारिक बोर्ड के सदस्यों की संख्या कम कर दिया, 11 से घटा करके 5 कर दिया, और इनको बोला कि अब तुम ठेकेदारों से सौदा नहीं करोगे, बल्कि व्यापारी जो होंगे उनसे आप डील करोगे, ठीक है, उनसे आप डील करोगे। और इस तरह से अब डायरेक्ट ये लोग व्यापारियों से सामान लेने लगे, और जिससे कंपनी का जो सामान था वो महंगा बिकने लगा, यानी कि कंपनी को लाभ होने लगा। और ये इसके बाद बहुत समय तक चलता रहा। तो ये इसने व्यापारिक सुधार भी किया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा लॉर्ड कर्नवालिस को 1793, फिर ये 1805 में आया, ठीक है, व्यापारिक, ये देख लिया ना व्यापारिक सुधार। अब 1805 में इसके बाद ये सब कार्य करके चला गया, फिर 1805 में आया, इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब 93 से लेकर के, ठीक है, 1793 से लेकर के और 98 तक, 93 से 98 तक सर जान शोर था, सर जान शोर था, ठीक है। और ये अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, अहस्तक्षेप की नीति, ठीक है। और इसके बाद से फिर 1798 से लेकर के और 1805 तक,
लॉर्ड वेलेज़ली रहा, ठीक है, लॉर्ड वेलेज़ली, ठीक है। और इसने सहायक संधि की शुरुआत की थी, सहायक संधि की शुरुआत की थी, ठीक है। इसे सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है, लेकिन ये जन्मदाता था नहीं, क्योंकि डुप्ले ने सबसे पहले सहायक संधि की शुरुआत की थी, ठीक है। लेकिन अगर डुप्ले का नाम नहीं आता, जब भी आता है सहायक संधि के लिए, तो वेलेज़ली को याद किया जाता है। तो वेलेज़ली के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग विधिवत पढ़ेंगे। धन्यवाद।